नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते पड़ोसी देश बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी इस यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ होंगी। यूं तो दोनों देशों के बीच कई मुद्दे हैं, लेकिन हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या सीमा भूमि समझौते को अमली जामा पहनाकर रास्ते से एक बड़ा पत्थर लगता है हटा दिया है। यानी कि पीएम मोदी की पहली बांग्लादेश यात्रा अच्छे माहौल में होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है और बेहतर नतीजे भी हासिल हो सकते हैं। लेकिन उनके सामने अगला बड़ा मुद्दा तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या इस मुद्दे पर कोई सहमति बन पाती है या नहीं। देश देशांतर में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने के बाद अब जमीनी सतह पर क्या कुछ बदलेगा दोनों देशों के बीच, और इस दौरे से और भी क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। मेरे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार साहब, स्वागत है आपका। सविता पांडे हैं मेरे साथ, प्रोफेसर सविता पांडे, जो कि सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से आती हैं। इसके अलावा देव मुखर्जी हैं, जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं बांग्लादेश में, और साथ ही मेरे साथ शुभजीत रॉय हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर सविता पांडे, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि माना ये जा रहा था कि पूरा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है उसकी जड़ में ममता बनर्जी की रजामंदी ही थी कि वो रजामंद होंगी या नहीं। अगर वो आड़े आ जाती, जिस तरह से पिछले दौर में हमने यूपीए में देखा, तो बिल्कुल लिखा हुआ, यानी ये तक पार्लियामेंट में कहा गया कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है यूपीए ने जो तैयार किया था उसमें से टस से मस नहीं किया गया है। सिर्फ ये था कि एक पॉलिटिकल क्राफ्ट दिखाते हुए ममता बनर्जी को ऑन बोर्ड लिया गया। तीस्ता को लेकर भी वही सवाल हो रहा है कि ममता बनर्जी लगता है मान गई हैं। नहीं, बात बिल्कुल सही है। देखिए, दो बातें हैं। लैंड कट्स अक्रॉस पार्टी लाइन जिसे कहते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में, क्योंकि एडवर्स पोजीशन किसी के पास भी हो उसमें, लेकिन कॉन्क्लेव्स जो है पॉपुलेशन के हिसाब से वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा इसमें अफेक्ट है। इसलिए ममता बनर्जी का वेट सबसे ज्यादा। तीस्ता की भी यही बात है कि क्योंकि इससे वेस्ट बंगाल के इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, इसलिए ममता बनर्जी का दारोमदार ज्यादा है, पर ज्यादा है, ये सच बात है। ये भी है कि इसमें पॉलिटिक्स जरूर खेली गई दोनों तरफ से, और सच बात यह है कि ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ना है और केंद्रीय सरकार को और जगह। इस चुनाव का मुद्दा है, वो बहुत सेंसिटिव है, इतने सालों से चला आ रहा है इशू, इसलिए एकाएक वो मानेंगे कि नहीं, इस पर जरूर लोगों ने कयास लगाए थे। तीस्ता में स्पेशली क्योंकि लास्ट मिनट वो पलट गई थी, लास्ट मिनट तक लगता था वो जाएंगी, और उसकी वजह से काफी सारे कंसेशंस भारत को देने पड़े बांग्लादेश को जब मनमोहन सिंह वहां गए। तो इसलिए ये घबराहट जरूर थी कि ममता बनर्जी इस पर मानेंगी या नहीं मानेंगी, या अब उनका रुख क्या होगा। अभी तो आप कॉन्फिडेंट है ना? तो मुझे तो लगता है कि हमें 5 जून 6 जून तक इंतजार करके देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट जाए, क्योंकि आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है, तो अब लगता है कि बैक ट्रैक जाएंगी तो जरूर। पर अब क्या, पिछली बार भी घोषणा हो चुकी थी, जाने की तैयारी पूरी थी, लास्ट मिनट प्लान वाज ड्रॉप्ड। लेट अस होप इट गोज थ्रू। लेकिन ये भी सच है कि ममता बनर्जी और लीडर्स के हिसाब से ममता बनर्जी के ऊपर वेस्ट बंगाल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का दारोमदार ज्यादा, और जवाबदेही उनके ऊपर इसके अलावा ये बताइए, वाटर जो है और लैंड, ये स्टेट सब्जेक्ट। और सीधे अगर हम डिटेल्स में आ जाएं और ये देखें कि तीस्ता का समझौता अगर होता है तो सीधे तौर पर पैसे का नुकसान होने जा रहा है वेस्ट बंगाल को, और माना ही जा रहा है कि सेंटर जो है, केंद्र जो है, वो भरपाई करेगा उस नुकसान की। राजनाथ सिंह ने ये वादा कर लिया है, वो कुछ ही दिनों पहले अभी पश्चिम बंगाल में थे। किस तरह से ये चीजें, ये डिटेल्स वर्कआउट होंगी? देखिए, ये भी है, और दूसरी बात ये है कि पानी का भी तो नुकसान है, क्योंकि जो पहले का अग्रीमेंट है उसके बाद जब तीसरा अग्रीमेंट अब होगा तो बराबर पानी हो जाएगा, जबकि पहले इस राज्य को ज्यादा मिलता था। तो इसलिए इसका भी फर्क है, और जाहिर सी बात है कि वेस्ट बंगाल में भी ऑपोजिशन इस बात को उठाएगी। एक बार समझौता, आप देखिए फरक्का हुआ, गैंजेस वाटर अग्रीमेंट हुआ, तो अग्रीमेंट होने के बाद काफी सारे ऑपोजिशन भी सामने आए, और क्योंकि सब्जेक्ट स्टेट है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पे ज्यादा जिम्मेवारी पड़ती। पर क्यों, मुझे ये भी लगता है
कि भरोसा गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने खुद दिलाया होगा कि जो भी नुकसान वेस्ट बंगाल का होगा उसकी भरपाई केंद्र करेगा। तौर पर जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कम से कम इस केस में। बिल्कुल, मैं कहती हूँ राजनीतिक कैलकुलेशन पहले हुए होंगे और फिर वाटर और बाकी कैलकुलेशन भी होगी। देव मुखर्जी, बताइए एम्बेसडर मुखर्जी कि किस तरह से आप देखते हैं, क्या मुश्किलें अभी आपको नजर आ रही हैं? बहुत सालों से अटका हुआ है लगातार बांग्लादेश पे। मैंने खुद इसी स्टूडियो में, इसी कार्यक्रम में न जाने कितनी चर्चाएं की हैं, उसमें दो बातें लगातार उठाते रहे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तीसरा वाटर ट्रीटी। इसमें कम से कम एक तो अभी सुलझ गया सा लगता है, दूसरे में तीसरा वाटर जो ट्रीटी है इसमें आपको किस तरह की मुश्किलें नजर आती हैं ममता बनर्जी की रजामंदी के बाद? तीसरा के बंटवारे के बाद तो आज बहुत सालों से चल रहा है। 30 साल से ऊपर पहले एक टेम्परेरी शेयरिंग का एक एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन अब एक परमानेंट एक इसका हिसाब करना पड़ेगा। और इसमें दोनों सरकार के बीच बहुत बातचीत के बाद 4-5 साल पहले इस दोनों सरकार में एक वो सहमत हो गए थे कि आगे कैसे बढ़ना है। जैसे अभी आप विचार कर रहे थे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उससे वो सहमत नहीं थे और इसलिए एग्रीमेंट नहीं हो चुका था। अब हम ये आशा करते हैं कि ये जो बहुत पुरानी समस्या है, पुरानी मामला है, इस पे अब दस्तखत हो जाएगा दोनों देशों के बीच। जी हाँ, लेकिन देव मुखर्जी जी ये बताइए, हम थोड़ा सा अगर डिटेल्स में जाने की कोशिश करें अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, तो पिछले 30 साल से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये अटका हुआ था और अब आपको संभावनाएं क्यों बेहतर नजर आ रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कई रहे इस दौरान पश्चिम बंगाल के। देखिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में काफी लोकल इंटरेस्ट्स इसके साथ वो इन्वॉल्व थे, जो कि राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालते थे, जिसलिए 2011 में भी ये नहीं हो पाया था। और तीसरा में भी यही है कि वो पश्चिम बंगाल के जो उनका कहना था कि हमारा पानी नहीं दिया जा सकता है, ये हमारे पानी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे विचार में सबसे पहली बात ये हमें समझना पड़ेगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कि हम कोई प्रतिवेशी देश को उनको जो मिलना चाहिए उससे उसको हम वंचित नहीं कर सकते हैं। हम अपस्ट्रीम है, इस आर्गुमेंट से हम पूरा पानी नहीं रुक सकते हैं। दुख की बात यह है कि दोनों देशों के बीच पानी बंटवारे के बाद कोई आंतर्जातिक कोई आईन कानून नहीं है, इसलिए ये पारस्परिक बाइलैटरल समझौता ये हो सकता है, जैसे गंगा में किया गया था करीब 20 साल पहले। तीसरा का ये रुका हुआ है। और इसमें दूसरी बात भी ये है कि भारत का ये कहना था कि और हमें इसका जो डेटा है इसको और एनालाइज करना है, फिर हम एक फैसले में आएंगे कि किसको कितना पानी, दोनों के पानी चाहिए और दोनों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है जी। ये तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो पानी है ये दो देश के लिए पर्याप्त नहीं है जी। तो अब ये जो शॉर्टेज है इसको हम दोनों के बीच कैसे भाग बंटवारा करेंगे, उसी पर चर्चा होता रहा। और इसी पे जैसे मैंने कहा आज से 4-5 साल पहले दोनों देश इस पे सहमत हो गए थे। जी, अब हमारी उम्मीद है कि अगले दिनों में उस एग्रीमेंट पे दोनों देश का हो जाएंगे। जी हाँ, अशोक सज्जना जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पानी कितना सेंसिटिव इशू है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग ये कहते हैं कि अगर कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो शायद पानी पे होगी, और यहाँ पानी की ही बात हो रही है, दो देशों के बीच बात हो रही है। और ये भी कह रहे हैं, अभी काफी एक्सपीरियंस है देव मुखर्जी जी, कि पानी जो है वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है दोनों देशों के लिए, इसीलिए शायद ये झगड़ा भी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप तो वहां रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। जी, मैं दो इसमें बातें कहना चाहूंगा। एक तो जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा था 2011 में जो वो ममता बनर्जी जा रही थी, उस समय आपको याद होगा जो मुद्दा, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आगे आया था वो था तीस्ता के पानी के बंटवारे के बारे में। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में इतना ज्यादा नहीं था। और तब जैसे आपने स्वयं कहा उनका ये शिकवा था, गिला था, जो मुझसे बातचीत नहीं की गई, सेंटर ने मेरे से बात नहीं की। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ पर ये भी कहना है
जो पानी जो वहां पर आ रहा है, जैसे गंगा में पानी आ रहा था, वहां पर भारत ने फराक्का बराज बनाया था, तो जिससे कि पानी को रोक लिया जाता था। अभी तीस्ता के ऊपर तो कोई बराज नहीं बना हुआ है, तो तीस्ता का तो नेचुरल फ्लो चल रहा है। तो जो भी समझौता होगा वो बेसिकली यही होगा, जो जितना पानी दोनों देशों को मिल रहा है, जो वहां पर सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में और वहां पर बांग्लादेश में जो इनको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। जहां तक कि और आपने ये बात की, जो उस समय 2011 में क्यों ममता बनर्जी उनके साथ नहीं गई। देखिए, ममता बनर्जी उस समय केंद्रीय सरकार जो थी वो इनके ऊपर बहुत निर्भर करती थी, इनके सपोर्ट पर, क्योंकि इनके ये एक बहुत अहम उसके हालांकि सपोर्ट तो अभी राज्यसभा में भी अहम है एनडीए सरकार के लिए। जी, परंतु अगर आप देखें लोकसभा में तो बिल्कुल वो उनको ऊपर निर्भर, हाँ मेजोरिटी है, उनके ऊपर निर्भर नहीं है। और इस समय अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को भी दिल्ली सरकार से, केंद्रीय सरकार से बहुत चीजों की आवश्यकता है। चाहे वो कहें जो क्रॉप वेवर, क्रॉप इंश्योरेंस का वेवर चाहिए हो, या डेट का वेवर हो, जो भी उनका कर्जा है, जो भी उधार है, या और बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने बहुत प्रयास किया था, जो यूपीए गवर्नमेंट से भी उन्हें मिले, परंतु यूपीए गवर्नमेंट भी उनको नहीं दे पाई। और अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने में, जब मार्च में ममता बनर्जी खुद यहाँ पर आई थी, और अभी 10-15 दिन पहले जब मोदी जी वहां पर गए थे, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, मधुरता काफी देखी जा रही है। और शायद जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र करते रहे पीएम मोदी, शायद ये वही नजर आ रहा है यहाँ पर। जी हाँ, शुभजीत राव, ये बताइए कि आपको क्या खबर मिल रही है अभी जमीनी, किस तरह की डील जो है हुई है, किस तरह के पैकेज की बात हो रही है, राजनाथ सिंह क्या लेकर गए पश्चिम बंगाल? देखिए आरफा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, एक चीज जो एनडीए ने डिफरेंट करी यूपीए से, वो ये कि ये पॉलिटिकली एंगेज किया ममता बनर्जी के साथ। मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐसा नहीं है कि उनके साथ कंसल्ट नहीं किया था ममता बनर्जी के साथ, पर उस वक्त उन्होंने शिवशंकर मेनन, जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनको भेजा था। तो ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट जो बातें करते हैं और उनका रीच आउट एक अलग तरीके का होता है, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पॉलिटिकली उनको अप्रोच किया। और सुषमा स्वराज कई दफा बातचीत की, नरेंद्र मोदी खुद, हम लोगों को सूचना है कि उनसे बातचीत की, और भी पॉलिटिकली उनको रीच आउट किया गया। तो उससे जो है बात सुलझा है, और तभी वो अब इस सरकार में ऑन बोर्ड आई हैं। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल को पैसों की जरूरत है उनके प्लान फंड के लिए, नॉन प्लान फंड के लिए। उसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो एक बहुत की एलिमेंट है, क्रूशियल एलिमेंट है, कि उनको राजी कराने में कि लैंड माउंट एग्रीमेंट पे उनको उनका जो सहमति मिला है उसके बारे में। और जहां तक कि तीस्ता की बातचीत चल रही है, आज ही मेरी बांग्लादेश हाई कमिश्नर से बात हुई है। उन्होंने कहा है ही इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ये उनका शब्द है। और उन्होंने हमें यह बताया कि अभी भी ममता बनर्जी जो है वो अभी नॉन कमिटल हैं, लेकिन उनको आशा है कि वो इस दौरे के दौरान शायद कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट उनको मिलेगा। सविता पानी जी, लगता है आप सही साबित हो रही हैं, बिल्कुल जो आपका एंटिसिपेशन था। बहरहाल अगर कुछ राजनीतिक मुद्दों का हम जिक्र करें तो बांग्लादेश के साथ हमारे कल्चरल, सिविलाइजेशनल, हर तरह के रिश्ते हैं, और शायद पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो बहुत नजदीकी जो रिश्ते रहे हमारे बांग्लादेश के साथ रहे हैं। उस सब के बावजूद जो चीन का इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग पर वो हावी होगा जब वो बांग्लादेश जा रहे होंगे। किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से टैकल करेंगे वो? ये बहुत से अखबारों ने तो ये हेडलाइन भी बनाई है कि मोदी साहब की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि चाइना को बैलेंस करना। बहुत सीरियस इशू है, पूरे दक्षिण एशिया में चाइना का फैलाव है, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा। बल्कि मैं तो कहूंगी कि 2013 तक, 2008 से 2013 तक 80% जो डिफेंस एग्रीमेंट थे, जो डिफेंस डील थी बांग्लादेश की, वो चाइना से हुई। और बांग्लादेश चाइना के 3 प्रमुख खरीदारों में से आता है। बिल्कुल। सबमरीन डील जो हुई है, ट्रेनिंग होने वाली है, बिजली, उसके बाद उनका चिट्टागोंग पोर्ट है, उसके अलावा वो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से
हमें चीन से बहुत ज्यादा सतर्क रहना, पूरे दक्षिण एशिया में, और पाकिस्तान के बाद मैं कहूंगी बांग्लादेश से, क्योंकि हमारे इतने अच्छे संबंध थे, उनको हटा के चीन ने अपना स्थान बना लिया है। लेकिन एक हमारा फर्क ये है पड़ोसी देशों में चीन और हमारे उससे, कि हमारे पड़ोसी देश जो भी हैं, जहां भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, कंटेनमेंट पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं उसे हम, वहां पे जहाँ ये पड़ोसी हम पर आवश्यक चीजों के लिए निर्भर है, वो चीन के ऊपर आवश्यक चीजों के लिए निर्भर नहीं है। ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, दैट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर एसेंशियल कमोडिटी। लेकिन अगर देखा जाए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो सुरक्षा का मुद्दा है, वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और शायद इसी वजह से जो पब्लिक सपोर्ट है उसे गार्नर करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ही यही है कि सबसे दो चीजें हैं। भारत जो है दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, और अकेला ऐसा देश है जो सब देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और वो आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते। इस वजह से भारत की इम्पोर्टेंस पूरे नेबर्स के लिए सबसे ज्यादा, एसिमेट्रिसिटी एंड इंडोसेंट्रिसिटी। इसलिए चाइना का पहला ये है कि टू काउंटर इंडियाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, और बांग्लादेश उसमें सबसे पहले पाकिस्तान है, जहां आसान है क्योंकि भारत पाक संबंध ऐसे, उसके बाद बांग्लादेश। जी, मैंने कहा कि अभी भी एसेंशियल कमोडिटीज के लिए बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर। एम्बेसडर सजना, आगे बताइए कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जिस तरह से पूरे साउथ एशिया में जो प्रभाव धीरे धीरे बल्कि कहें तेजी से जो फैलाने की एक चीन की कोशिश है, इसमें आप किस हद तक बांग्लादेश में अंदर घुसने के जो संभावनाएं हैं चीन की, वो किस तरह से देख रहे हैं, कल्चरली और सिविलाइजेशनली हर तरह से भारत के नजदीक होने के बावजूद भी? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो हमारे संबंध है बांग्लादेश के साथ, ये हमारा स्वर्णिम दौर है। देयर इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ आवर रिलेशंस विद बांग्लादेश। अगर आप चारों तरफ देखिए, में भी शायद आप भूटान को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि भूटान और भारत का रिश्ता तो एक अलग ही तरीके से देखा जाना चाहिए, परंतु जो भी हमारे सार्क देश हैं उसमें अगर आप देखें, और भी बहुत देशों में, तो फिलहाल सरकार भी वहाँ प्रो इंडिया मानी जाती है। जी बिल्कुल 2009 से। और पहले आपने एक शायद ये प्रश्न भी किया था, जो पहले ये क्यों नहीं किया गया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वगैरह, क्योंकि वहां पर जो सरकारें थी 2001 से लेकर 2006 तक, क्योंकि वाजपेयी जी ने भी बहुत कोशिश किया था, बहुत प्रयास किया था, जो उनकी बांग्लादेश सरकार के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे संबंध और बेहतर हो, परंतु जब आपको वहां से रिस्पांस नहीं मिलता तो आप अपनी रिलेशन को आगे नहीं ले जा सकते। 2009 से हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आपने कहा है सिविलाइजेशनली, कल्चरली वगैरह, मैं कहूंगा इकोनॉमिकली, तिजारत के, व्यापार के, उससे भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखिए पिछले कितने सालों में, अब पूरे दक्षिण एशिया में हमारा इनके साथ व्यापार संबंध करीब $7 बिलियन का है, 7 अरब डॉलर का है। और उनकी भी मैं आर्थिक व्यवस्था कहूंगा अच्छी और अच्छी पनप रही है, और अच्छी उसमें ग्रोथ हो रही है, उपज है, और वहां उनके साथ हमारा और बहुत ही जो ट्रेड है इम्बैलेंस है, और बहुत ही वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे पावर के ऊपर। अभी आपने देखा होगा 1320 मेगावाट का एक कोल बेस्ड पावर प्लांट बनने जा रहा है, दोनों का साथ में। ग्रिड की इंटरकनेक्टिविटी हो गई है, और मेरे विचार से तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बहुत इसमें फायदेमंद होगी। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो ठीक है, ममता जी का तो इसमें बहुत ही श्रेय है, बहुत ही उनका योगदान है। आप चीन पे भी कमेंट करें। जी, मैं चीन पर जरूर करूंगा। एक चीज है, जो जब बीजेपी ने इसको रोका था, पहले इसमें अपनी सहमति नहीं दी थी, वो क्योंकि असम में जो बीजेपी उनका ब्रांच है, उनका वो भी ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो अभी मोदी जी उनको भी समझा पाए हैं, तो वहां से भी ठीक हुआ। अच्छा, जहां तक चीन का हिसाब है, देखिए, एक तो वहां के जो पहले यहाँ पर राजदूत थे, उन्होंने कहा है जो हमारे रिलेशंस विद चाइना विल डेफिनेटली नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ आवर रिलेशंस विद इंडिया। तो मैं तो ये समझता हूं, जो जैसे हमारे संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीन अपनी तरफ कोशिश करेगा, परंतु भारत को भी कोशिश जारी करनी है, क्योंकि कहीं न कहीं कहा यह भी गया कि पिछले एक दशक में बांग्लादेश के प्रति उतना डिप्लोमेटिक तरीके से भारत आगे नहीं बढ़ा जितना कि शायद उसको करना चाहिए, तो वो एडवांटेज जो बांग्लादेश के साथ था वो कहीं न कहीं धीरे धीरे खोया है। एम्बेसडर मुखर्जी, ये बताइए कि बहुत बड़ा और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है भारत में भी, बांग्लादेश में भी, जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर है, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी होगी? हम जानते हैं जो चुनावी कैंपेन है उसके दौरान अभी फिलहाल सत्ता रुख पाती है बीजेपी, उसका क्या भूमिका रही, उसका क्या रुख रहा? अभी हमने असम में देखा, बीजेपी का जो असम का जो पूरा विंग है, जो चैप्टर है, उसने भी कितनी आपत्ति जाहिर की। इसको लेकर क्या कोई बातचीत होगी वहां?
बातचीत शायद होगी, ये बातचीत सालों से चल रहा है। बांग्लादेश जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको यहाँ भारतीय नागरिक तो नहीं बनना चाहिए, बट इट्स एन इकोनॉमिक नेसेसिटी जिस हम यहाँ नहीं देखते हैं। हमारे मुल्क से भी इलीगल इमिग्रेंट काफ़ी यूरोप में पकड़े जाते हैं, मेक्सिको से अमेरिका आते हैं। इसका मेरे विचार में इलाज एक ही है कि जो यहाँ इकोनॉमिक कारण से यहाँ आना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको वर्क परमिट दिया जाए। जहाँ तक मुझे याद है, आज से कोई 40 साल पहले अडवाणी जी ने भी इसका कुछ जिक्र किया था, लेकिन इस मामले पे हम बातें करते रहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का किस तरह से हम आगे बढ़ सके वो हम नहीं बढ़ चुके हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये जो बाउंड्री वॉल किया जा रहा है ये ज़रूरी है, स्मगलिंग बहुत ही हो रहा है, लेकिन इलीगल माइग्रेशन जो है इसको दोनों देशों के बीच सोच विचार करके फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड उसको मान के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। शुभ्रा जी रॉय, ये बताइए कि हम जिन इलीगल इमिग्रेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेशी, हम जानते हैं वो यहाँ पर आते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में आते हैं, वहाँ नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है, छोटी छोटी नौकरियां यहाँ पर करते हैं और इसकी भी एक पूरी इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है। जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है उनकी क्या भारत में कोई पॉलिसी भी है इसको लेकर? जी देखिए, आपने सही फरमाया कि इकोनॉमिक रीजन जो है वो माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है, इकोनॉमिक नेसेसिटी। तो सालों साल से वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं। पिछले साल जब सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री हमारी हैं वो गई थी बांग्लादेश, तो उनको ये वर्क परमिट वाला जो फॉर्मूला है, जो प्रपोजल है, जो अभी एम्बेसडर देव मुखर्जी ने बताया कि वो प्रपोजल मुझे एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये वर्क परमिट वाला फॉर्मूला, पर इस पे अभी तक बातचीत चल रही है पर कोई नतीजा नहीं निकला है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होगा इस पर्टिकुलर विजिट में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब अपने पॉलिटिकल कैंपेन में उन्होंने बार बार इलीगल इमिग्रेशन की बात की थी, पर सत्ता में आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा कम करा है उस पर बातचीत, पर आई एम श्योर कि ऑफिशियल लेवल पे इस इशू पे बहुत बड़ा मुद्दा है और इंडियन साइड चाहेगी कि कोई एक मैकेनिज्म, और बांग्लादेश भी चाहती है कोई एक मैकेनिज्म हो ताकि ये लीगली लोग आ सकें, जो कि पर उसमें कैपेसिटी की भी बात है कि भारतीय दूतावास जो है ढाका में, क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है ताकि वीजास दे सके, इतना जल्दी दे सके और सबको स्क्रीन कर सके, क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी है कि आप गलत तरह के लोगों को वीजा या अंदर आने को नहीं दे सकते। काफी सवालों पूछना चाहती हूँ। प्रोफेसर सविता पांडे, ये बताइए कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जो मुस्लिम चरमपंथ है बांग्लादेश में, वो भी कहीं ना कहीं एंटी इंडिया फीलिंग्स जो है वो लगातार डेवलप हो रही है। क्या भारत से ठीक से डील कर पाया है? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप जो बांग्लादेश की है उसके साथ इसको उठाया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में उठाया जा भी रहा होगा और बांग्लादेश लीडरशिप इसको मिलिटरीली डील करी, जैसे कि आपने देखा पूरा जहाँ भी चल रहा है क्रशिंग द रिबेलियन। इस समय मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा परेशानी का नहीं है। फंडामेंटलिज्म इज ग्रोइंग बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड इन दी बांग्लादेशी। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ये बात जरूर है कि मोदी जी वहाँ जाएंगे तो इस बात को जरूर उठाएंगे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा जो इसके बारे में अभी जो उम्मीद की जा रही है, जो जब मोदी जी जाएंगे वहां पर, तो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर वहां बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स, वहां पर जो ट्रेनिंग है पुलिस पर्सनल को, उनको दिया जाएगा और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, साइबर स्पेस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, ये इसके बारे में भी बहुत बातचीत की जाएगी, जिससे कि हम इन जो मुद्दे आपने बताए हैं उनके साथ हम ठीक से डील कर पाए। जैसा आपने कहा, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज में तो 2006 तक बीएनपी और जमाते इस्लामी साथ में थे, परंतु अभी जो है 2009 से ये जो चले आ रहे हैं अवामी लीग, ये तो जी वो बहुत ही अपना मार्जिन पर आ गए हैं, बहुत ही उस पर हाशिए पर आ गए हैं। तो डायरेक्टली वो नहीं है, परंतु जो दूसरे देशों से आता है उनको जो सहायता मिलती है
उसके साथ डील करने में मेरे ख्याल से दोनों देश निबद्ध हैं। दोनों देशों ने इसमें फैसला किया है। एम्बेसडर सज्जनार, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सविता पांडे, एम्बेसडर देव मुखर्जी और शुभजीत रॉय भी हमारे साथ मौजूद है। तो साफ तौर पर अगले हफ्ते ये महत्वपूर्ण यात्रा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। फिर हम यहाँ पर चर्चा में आपके साथ हाजिर होंगे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी इसके लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।